नमस्ते साथियों, आप सबका स्वागत है ठाकुर से क्लासेस में। जैसे कि साथियों आप सभी को पता है कि इस चैनल पे मैं आपके लिए 15 से 20 मिनट का डेली एक वीडियो डालता हूं जो दोस्तों किसी भी इलेक्ट्रिकल एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो साथियों मैं आज आपके लिए लेके आया एक प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपर है, तो देखेंगे दोस्तों किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप डेस्कटॉप पर देख पा रहे हो कि पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपना। पहला क्वेश्चन बोल रहा साथियों, संग्राहक बैटरी की क्षमता किसके पदों में व्यक्त की जाती है। तो जैसे कि आप सबको पता होगा कि जो अपनी बैटरी होती है ना, बैटरी जो होती है, ठीक है, उसकी जो क्षमता होती है वो काय में व्यक्त की जाती है दोस्तों, एम्पियर हावर में, मतलब कि एम्पियर घंटे में उसकी दक्षता को व्यक्त किया जाता है। मतलब जो क्षमता होती है उसको एम्पियर हावर में व्यक्त किया जाता है। तो ठीक है साथियों, आपका इसका आंसर जैसे कि आप देख पा रहे हो क्या आ जाए, इसके द्वारा प्रदान की जा सकने वाली एम्पियर घंटा, ये ठीक है, इसका आंसर ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक पश्च अभिन्नत मतलब कि रिवर्स बायस पीएन जंक्शन डायोड में किस पर जंक्शन से प्रवाहित धारा का मान अचानक बढ़ जाता है। तो दोस्तों किस पे बढ़ जाता है, तो वह होता है ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे हो डेस्कटॉप पे 5 एम्पियर की लाइन धारा लेते करते समय डीसी श्रेणी मोटर 10 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण उत्पन्न करती है। यदि लाइन धारा को बढ़ाकर 10 एम्पियर कर दिया जाए और मान लीजिए कि मोटर रैखिक चुंबकन क्षेत्र में संचालित है, तो इस स्थिति में उत्पन्न होने वाला टॉर्क क्या होगा। तो साथियों यह डीसी सीरीज मोटर की बात कर रहा है, तो उसमें क्या होता है, जो टॉर्क होता है दोस्तों वह आर्मेचर करंट के वर्ग के समानुपाती होता है। तो इन्होंने क्या किया, पहले 5 एम्पियर की धारा थी उसको बढ़ाकर क्या कर दिया, दुगना कर दिया, मतलब कि 10 एम्पियर कर दिया। तो टॉर्क भी दोस्तों उसी के अनुपात में वह बढ़ जाएगा। कितना कर दिया था, 10 एम्पियर। तो दोस्तों क्या हो जाएगा दोस्तों, उसका क्या होता है 4 गुना हो जाएगा। जो टार्क भी क्या होता है दोस्तों स्क्वायर के प्रोपोर्शनल में बढ़ता है, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका 40 न्यूटन मीटर, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। एक 3 फेज इंडक्शन मोटर की संतुलन 3 फेज कुंडली के माध्यम से प्रवाहित होने वाली 3 फेज सममितीय विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न क्षेत्र निम्न में से किस प्रकार का होगा। तो दोस्तों वह पूछना चाह रहा है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में संतुलित मतलब कुंडली है, मतलब तीनों कुंडली, तो उसमें उत्पन्न होने वाली विद्युत धारा द्वारा जो क्षेत्र उत्पन्न होगा वह किस टाइप का होगा। तो वह होगा दोस्तों स्थिर परिणाम के साथ स्थान में घूर्णनशील होगा। क्या होगा, घूर्णीय है ना, घूर्णनशील होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे एक वेरिएबल रिलक्टेंस स्टेपर मोटर में 4 ध्रुव है, प्रत्येक ध्रुव में दांतों की संख्या 10 है। यदि रोटर में दांतें 80 हो तो स्टेपर कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो साथियों इसके लिए क्या करना होता है, जब भी इस कंडीशन में आती है, तो जैसे कि आप पहले तो इसमें देख लीजिए 4 ध्रुव दिए हैं और प्रत्येक ध्रुव के लिए तीत की संख्या कितनी है 10 है। तो 4 ध्रुव है तो दोस्तों 4 इंटू कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो यह कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। ठीक है, और रोटर के दांते कितने साथियों 80 दिया हुआ है। ठीक है, तो जब हम इसका मान फार्मूले में पुट करेंगे तो इसका फार्मूला क्या होता है, रोटर के जो दांते होते हैं इंटू जो अपना ध्रुव और जो अपने दांतों की संख्या कितना था अपना 40 आया था। ठीक है, अपॉन कितना हो जाएगा 80 माइनस 40 मतलब कि 40। जब आप इसको कैलकुलेशन करेंगे तो इसका जो कैलकुलेशन आएगा 80 आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको क्या करना है, इस 80 को 360 डिग्री मतलब कि 360 डिग्री में उस 80 का जब आप भाग दे देंगे है ना, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, आपका आंसर आ जाएगा 4.5 डिग्री, इसका स्टेपर कोण का मान आ जाएगा। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों लाइट और पंखे के उप परिपथ की वायरिंग के लिए प्रयुक्त तांबे चालक की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना होता है। तो जो अपना कॉपर वायर होता है जिसको CU बोलते हैं ना, जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 29 होता है तथा गलनांक कितना होता है 1084 डिग्री सेल्सियस होता है। तो वह पूछना चाह रहा है कि जो ये CU है इसका स्क्वायर mm मतलब कटाक क्षेत्रफल अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना होता है लाइट और पंखे के जो उप परिपथ में वायरिंग में यूज किया जाता है। तो कितना होता है वह 1 मिलीमीटर स्क्वायर, मतलब कितना होता है दोस्तों
1 स्क्वायर मिलीमीटर होता है। बट इन्होंने जैसे कि ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 1 मिलीमीटर स्क्वायर इसमें नहीं दिया हुआ है। अब इन्होंने सूटेबल यहाँ जो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों 1.5 मिलीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो अब हमें यहाँ लगाना पड़ेगा, क्योंकि वैसे तो यहाँ दिया नहीं है एक, बाकी एक्चुअल में जो राइट होता है 1 mm का स्क्वायर होता है। तो ठीक है, आप समझिएगा। अब यहाँ क्वेश्चन इसमें जो ऑप्शन दिया उसके हिसाब से इसको हमें 1.5 का लगाना पड़ेगा, ठीक है। बाकी जो 1.5 स्क्वायर mm होता है साथियों, ये एल्यूमिनियम का आता है इसमें, है ना, उप परिपथ में लाइटर फैन में। और 1 स्क्वायर mm का काय का आता है, कॉपर का आता है। तो ठीक, आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आगे। क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, बोल रहा है एक पूर्ण तरंग अनियंत्रित दृष्टिकारी मतलब कि फुल वेव अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर 200 साइन वाट 200 साइन ओमेगा टी की एसी आपूर्ति से जुड़ा है और 10 ओम के प्रतिरोधी भार को आपूर्ति प्रदान कर रहा है, तो डायोड को आदर्श मानते हुए दृष्टिकारी की दक्षता कितनी होगी। तो दोस्तों आपको सीधे सीधे यह क्या पूछना चाह रहा है कि जो अपना फुल वेव रेक्टिफायर जो होता है ना, उसकी एफिशिएंसी कितनी होती है। तो दोस्तों एफिशिएंसी कितनी होती है, 81.2% इसकी एफिशिएंसी होती है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन में जो आपको ये सब दिया हुआ है बायोडाटा, ये सब आपको उसने घुमाने के लिए दिया हुआ है। आपको तो सीधे सीधे पूछ रहा है कि उसकी दक्षता कितनी है। तो ठीक है, तो जैसे कि यहाँ ऑप्शन में आप देख पा रहे होंगे, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 81% आ जाएगा। अगर सपोज आपको यह पूछता कि हाफ वेव की कितनी होती, तो आपको लगाना होता उस समय 40.6% एफिशिएंसी मतलब कि दक्षता होती है हाफ वेव में, जब पूछेगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, केबलों की इंटरचिप ग्रेडिंग में किस प्रकार का डाइलेक्ट्रिक का यूज किया जाता है। तो इन्होंने आंसर दिया था सजाती होमोजीनियस टाइप, इन्होंने अब आंसर दिया है। तो ठीक है, ये होगा इसके हिसाब से आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आगे। नीचे दिए गए विकल्पों में प्रदर्शित किस घरेलू उपकरण के लिए आवश्यक मोटर का आकार सबसे छोटा होगा। तो दोस्तों घरेलू मोटर बोला है और सबसे छोटा बोला है, तो आप सबको इसमें पता ही होगा, जो इलेक्ट्रिक वॉच होती है, इलेक्ट्रिक घड़ी होती है, उसमें सबसे छोटी मशीन का यूज़ किया जाता है, मोटर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, ठीक है, देख लिया होगा आपने। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। जैसे कि आप देख पा रहे होगे, निम्न में से किस मोटर में गति अभिलक्षण स्थिर नहीं है। क्या बोल रहा है, देखिए अच्छे से पढ़िएगा। अब इसे स्थिर नहीं होती बोल रहा है। तो जैसे कि आप सबको पता है, शंट मोटर भी स्थिर गति की होती है, प्रतिष्ठम्भ भी होती है, शिथिल। ये क्या है, इनका जो कैरेक्टरिस्टिक जो होता है, स्पीड जो होती है स्थिरांक होती है। लेकिन जो अपनी यूनिवर्सल मोटर होती है, जिसको सर्वो मोटर बोलते हैं ना, जो AC व DC दोनों सप्लाई पर कार्य करती है, तो हाई स्टार्टिंग टॉर्क जहां होता है वहां पे हम यूनिवर्सल मोटर का यूज करते हैं। तो इन्होंने क्या पूछा है, मोटर की गति अभिलक्षण स्थिर नहीं होती, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, अपना यूनिवर्सल मोटर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, भारत में सिंगल फेज घरेलू उपकरणों की वोल्टेज रेटिंग सामान्यतः किस सीमा के अंतर्गत होती है। तो दोस्तों किस सीमा के अंतर्गत होती है, तो आप सबको पता होगा, वह होती है 220 से लेकर 250 वोल्ट तक होती है। तो ठीक है, आप सबको ये क्वेश्चन तो बहुत ही सरल है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, ऑडियो एम्पलीफायर की बैंडविड्थ की सीमा 20 हर्ट्ज से कितने हर्ट्ज तक होती है। तो इसका जो रेंज होता है, जो अपना साथियों क्या होता है, ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर का जो रेंज होता है कितना होता है, 20 हर्ट्ज से लेके कितना होता है, 20 के हर्ट्ज मतलब कि 20 किलो हर्ट्ज तक होता है। तो दोस्तों इसमें अपने कितना होता है, 4 प्रकार के होते हैं। इसका तो आंसर 20 किलो हर्ट्ज आ जाएगा। मैं आपको जो इसके 4 टाइप के होते हैं फ्रीक्वेंसी अपना एम्पलीफायर, तो उनके बारे में भी बता देता हूँ, ताकि आपको एग्जाम के लिए था दोस्तों, या डेस्कटॉप पे भी लगा देता हूँ, आप उसे देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहला आता है अपना ऑडियो एम्पलीफायर मतलब ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर, दूसरा आ जाएगा इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर, तीसरा आ जाएगा रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर, और चौथा क्या आ जाएगा साथियों, चौथा आ जाएगा वीडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर। तो दोस्तों इनकी भी कुछ ना कुछ रेंज होती है, ठीक होती है ना। तो दोस्तों आप डेस्कटॉप पे देख ही पा रहे होगे, बाकी मैं आपको इसमें लिख भी देता हूँ वैसे तो। चलिए, इसके हो जाएंगे 20 से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक हो जाएंगे, है ना, ये H और Z है। ठीक है, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर इसकी होती साथियों 450 से लेके
750 हर्ट्ज तक होती है। ठीक है, उसके बाद में जो रेडियो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर होता है इसकी कितनी होती है, इसकी होती है दोस्त 20 किलो हर्ट्ज से लेके 3 मेगा हर्ट्ज तक होती है। और जो वीडियो होता है दोस्तों उसकी 4 मेगा हर्ट्ज से लेके 7 मेगा हर्ट्ज तक होती है। दोस्तों मैं यहाँ पे देखिए डेस्कटॉप पे लगा दे रहा हूँ, आप इसको समझ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। तो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, 2 डीसी स्रोतों में से प्रत्येक का खुला पतित वोल्टेज 24 वोल्ट है और आंतरिक प्रतिरोध 0.2 ओम है। यदि दो स्रोत समांतर क्रम में जुड़े हो तो लघु प्रतित धारा मतलब कि शॉर्ट सर्किट करंट का मान कितना होगा। तो साथियों देखते क्वेश्चन आप समझ पा रहे होगे, मैं देखते हुए आपको बता रहा हूँ दोस्तों। इसमें देखिए 2 डीसी स्रोत है, ठीक है, काय में जुड़े, समांतर क्रम में जुड़े, तो वोल्टेज जो 24 ही रहेगा क्योंकि आप सबको पता है इक्वल होता है समांतर क्रम में वोल्टेज। तो अपने को क्या निकालना है, शॉर्ट सर्किट धारा निकालना है ना, शॉर्ट सर्किट करंट। तो अपने को फाइन क्या करना है, आई फाइन करना है। आई बराबर क्या होता है, वी अपन आर होता है, इतना आपको पता ही है। ठीक है, वी अपने पास में दिया है, कितना दिया है, 24 दिया हुआ है। अब इन्होंने क्या किया है, आंतरिक प्रतिरोध 0.2 ओम है। तो दोस्तों जब समांतर क्रम परिपथ हो और उसमें आंतरिक प्रतिरोध दिया हो और 2 बैटरी हो, मतलब है ना समांतर क्रम में जुड़े हुए है ना, तो उस कंडीशन में क्या होता है, आंतरिक प्रतिरोध घट जाता है, मतलब कि क्या हो जाएगा दोस्तों, वो आधा हो जाएगा। तो 0.2 का आधा कितना होता है, 0.1 हो जाएगा। तो जब आप 24 में 0.1 का भाग दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 240 एम्पियर आ जाएगा। तो इसका जो आंसर है साथियों कितना आ जाएगा, 240 एम्पियर इसका आंसर आ जाएगा। और सपोज एक सीरीज कंडीशन रहती तो आपको तो पता है कि 24 जुड़ जाता और जो आंतरिक प्रतिरोध वो भी जुड़ जाता और फिर उसके में उसका भाग हो जाता, उसके में उसका आंसर आ जाता है ना। तो ठीक है साथियों, आपको क्वेश्चन हो गया क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे साथियों। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है, दिए गए परिपथ में 5 ओम प्रतिरोध के टर्मिनलों के बीच में वोल्टेज कितना होगा। अब साथियों इन्होंने देख पा रहे होगे आप, है ना, एक अपना डायग्राम बना के दिया है। तो जैसे कि आप देख पा रहे होगे ये जो 5 ओम के प्रतिरोध के टर्मिनल के बीच वोल्टेज ज्ञात करना है। तो ये जो 5 और जो 15 ये आप सबको पता है, दिख ही रहा है काय में, ये श्रेणी में जुड़े हैं, है ना। और जो 3 है और जो 2 है ये भी श्रेणी में है। जब इनको जोड़ेंगे तो ये 5 और 15 20 हो जाएगा और 3 और 5 कितना हो जाएगा, ये 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, है ना। तो देखिए साथियों ये कुछ इस टाइप से अपना मतलब डायग्राम बनेगा। ये प्लस हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा तो माइनस। जब आप इसको जोड़ देंगे, इसको सॉल्व कर देंगे तो ठीक है, यहाँ पे अपना 20 आ जाएगा और अपना 20 वोल्ट दिया ही हुआ है। ठीक है, आप समझ गए होगे, देख पा रहे होगे। और नीचे में कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो हम इसकी टोटल करंट निकाल लेते हैं। तो दोस्तों आई बराबर क्या होता है, V अपन R होता है, पता है आपको। V कितना दिया है, 20 दिया हुआ है। ठीक है, R कितना दिया हुआ है दोस्तों, ऊपर अपने को 5 वाले इसमें सर्किट में निकालना है ना, तो 20 आ जाएगा इसका भी, है ना। ये देखिए 20, तो 20 से 20 जब कटेगा तो इसका 1 एम्पियर की धारा आ जाएगी। अब वो क्या पूछ रहा है अपने को, 5 ओम प्रतिरोध के टर्मिनलों के बीच वोल्टेज ज्ञात करो। तो V क्या आ जाएगा दोस्तों, इस कंडीशन में आपको पता होना चाहिए V बराबर क्या होता है, IR होता है। तो I कितना अपना निकला, 5, I कितना निकला साथियों, 1 निकला, है ना। और R कितना 5 है, तो 5 × 1 = कितना हो जाएगा, 5 इसका आंसर आ जाएगा। आप इसी प्रकार से जो 15 वाला है उसमें भी कितना होगा, 15 × 1 करेंगे तो 15 आ जाएगा, मतलब टोटल अपना 20 आ गया वोल्टेज ड्रॉप जो था। तो इसमें देखिए आपका क्या आ जाएगा, वोल्टेज जो आ जाएगा उसके टर्मिनल पे 5 वोल्ट आ जाएगा। उसी प्रकार से आप ये 2 और 3 का भी निकाल सकते हैं। टोटल करंट इसमें कितनी बढ़ेगी, जैसे कि आप सबको पता है कि I बराबर क्या था, V अपन R। तो V कितना है, 20 बटे कितना हो जाएगा, 5। तो 5 चौक कितना हो जाएगा दोस्तों, 20 होता है ना। तो 3 का 3 गुणित कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 3 3 3 चौक 12 ये हो जाएगा, है ना। और 2 क्या हो जाएगा इस पर, 2 का फिर 2 × कितना हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा। 4 दूनी 8, तो ये 12 और 4 फिर हो गया बराबर 20। तो ऐसा आप पूरे का सबका निकाल सकते हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। एक पूर्ण भार पर 1500 आरपीएम की गति पर संचालित एक 200 वोल्ट डीसी श्रेणी मोटर 40 एम्पीयर की धारा लेती है। इसका प्रतिरोध 0.1 ओम है और क्षेत्र असंतृप्त है। इसके द्वारा परिवर्तन के समय रेटेड बलागुण प्राप्त किया जाना वांछित है। तो आवश्यक प्रतिरोध की गणना कीजिए। तो देखिए आप क्वेश्चन तो पढ़ ली होगी, हमें क्या निकालना है, प्रतिरोध निकालना है, आवश्यक प्रतिरोध R फाइंड करना है। ठीक है, तो इस कंडीशन में दोस्तों आप क्या करिएगा, पहले देखिएगा कि आपके पास में दिया क्या क्या है।
1500 आरपीएम दिया हुआ है, 200 वोल्ट दिया हुआ है, 40 एम्पीयर की धारा दी हुई है। इसका प्रतिरोध कितना, आंतरिक प्रतिरोध कितना है, 0.1 ओम है। इसके द्वारा स्टार्टिंग रेटेड बल आघूर्ण प्राप्त किया जाता है। तो प्रतिरोध ज्ञात करें। तो प्रतिरोध मतलब आर बराबर क्या होता है दोस्तों, वी अपन के आई होता है। ठीक है, तो इसमें वी कितना दिया है, 200 दिया हुआ, आपको पता ही है। 40 कितना क्या दिया है, आई दिया है। 1 0 से कैंसिल हो जाएगा, 4 5 कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो ये 5 इसका रेजिस्टेंस आ जाएगा, है ना। अब वो क्या बोल रहा है कि आवश्यक प्रतिरोध की गणना करो। तो दोस्तों इन्होंने क्या किया है, इसका प्रतिरोध जो होता है ना सीरीज़ में जो बोल रहे हैं ना, श्रेणी मोटर का उसका जो प्रतिरोध है वो कितना है, 0.1 ओम दिया हुआ है। तो आप सबको पता था अपना टोटल रेजिस्टेंस कितना आया था, 5 आया था। माइनस कितना कर देना, 0.1 कर देना, तो 4.9 कुछ आएगा कि आएगा ही, है ना। क्या आ जाएगा, ओम में आ जाएगा। तो यही इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ गए हो आगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आगे क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे अनुप्रयोगों के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की डीसी मोटर की आवश्यकता होती है जिनके लिए उच्च परिवर्तन आघूर्ण की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों अभी मैं थोड़ी देर पहले ही बताया था, जहाँ हमें स्टार्टिंग टॉर्क हाई चाहिए वहाँ पे किस प्रकार की मोटर का यूज़ करते हैं, वहाँ पे हम क्या करते हैं, सीरीज़ मोटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यह इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, एक डीसी जनरेटर में वायु घर्षण हानि किसके समानुपाती होती है। तो दोस्तों ये आर्मेचर की गति के वर्ग के समानुपाती होती है। जो विंडेज लॉस होता है वो क्या होता है, आर्मेचर की गति के वर्ग के समानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आगे। विद्युत डिस्चार्ज लैंप में प्रकाश ऊर्जा का उत्पादन किसके कारण होता है। तो पता ही आपको, गैस का आयनीकरण के कारण होता है ना। गैस या वाष्प के आयनीकरण के कारण ही होता है। तो इसका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। क्वेश्चन देखेंगे, एक 100 वाट 100 वोल्ट लैंप को 200 वोल्ट की डीसी लाइन से संचालित किया जाना है। तो उचित चमक ग्लो प्राप्त करने के लिए श्रेणी क्रम में संयोजित किए जाने वाले आवश्यक प्रतिरोध की गणना कीजिए, कितना ओम का प्रतिरोध लगेगा। तो साथियों आप सबको पता है, जैसे कि मैं डायग्राम्स के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे क्या कर दिया उन्होंने, 100 वाट का और 100 वोल्ट का, ये इसकी जो मतलब रेटिंग है 100 वोल्ट की। तो इसके श्रेणी क्रम में मतलब यहाँ पे देखिए, ये हो जाएगा प्लस बड़ा और ये हो जाएगा छोटा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, क्या क्या उन्होंने 200 वोल्ट की सप्लाई दे दी। ठीक है, दे दी। तो वो बोलना चाह रहा है कि ये जो रजिस्टेंस है, ये जो 100 वोल्ट का लैंप है, इसको पर्याप्त मात्रा में ग्लो मतलब पूरा प्रकाश देने के लिए जो रजिस्टेंस है ये कितने ओम का लगेगा। वाई मतलब कितना होना चाहिए ना, क्यों मतलब कैसे लगाए कि वो पूरा ग्लो करे। ठीक है, तो देखिए अब हमने क्या किया, 200 वोल्ट की सप्लाई दिया। तो वो क्या बोल रहा है कि ये 100 वोल्ट का भी लैंप है यहाँ पे। तो उसने 100 वोल्ट तो यहाँ पे खपत कर लिया और 100 वाट का। ठीक, अब क्या बचा हमारे पास में, यहाँ पे 100 ही वोल्ट बचा। ठीक है, तो आपको पता है कि जो P होता है क्या होता है साथियों, V का स्क्वायर अपन के R होता है। तो R बराबर क्या हो जाएगा, V का स्क्वायर अपन के P हो जाएगा। अब V अपना 200 था, तो 100 वोल्ट तो इसी ने ख़त्म कर दिया। कितना बचा, 100 बचा ना अपने पास में। तो 100 इंटू कितना हो जाएगा, 100, क्योंकि स्क्वायर अपन कितने वाट का, ये 100 वाट का है ना, 100 वाट का है ना। तो 100 से जो 100 है अपना ये वाला 100, तो ये जो 100 है ये तो उड़ जाएगा। तो कितना बचेगा यहाँ पे, 100 ओम ही बचेगा ना। तो कितना लगेगा आवश्यक प्रतिरोध, 100 ओम का लगेगा। तो इसका आंसर ये आ जाएगा। तो ठीक है साथियों, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब इन्होंने यहाँ 3 ऑप्शन तो ऐसे दे दिए कि जिसका उनसे संबंध नहीं है, मतलब कि इंडक्शन के सिद्धांत पे कार्य बोलता है वो, है ना, इंडक्शन। तो ये जो ट्रांसफार्मर है यही यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। सबको पता है कि जो ट्रांसफार्मर होता है फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पे कार्य करता है, जिसमें क्या होता है ऑलवेज टाइम AC दी जाती है। अगर DC जाएंगे दे देंगे तो जल जाएगा। अब क्यों जल जाएगा दोस्तों, क्योंकि जो लगाया हुआ वोल्टेज का मान बढ़ता जाएगा, क्योंकि इंडक्शन नहीं होगा जिससे फ्लक्स का छेदन नहीं होगा। फ्लक्स का छेदन नहीं होगा तो एक ही तरफ में जो वोल्टेज का लगाया गया मान वो बढ़ता जाएगा, जिससे क्या होगा, ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग जल जाएंगे। इसीलिए हमेशा ट्रांसफार्मर में AC सप्लाई दी जाती है ताकि उसमें इंडक्शन हो। इंडक्शन से क्या होता है, फ्लक्स उत्पन्न होता है। फ्लक्स उत्पन्न होने से फ्लक्स का छेदन होता है, जिससे क्या होता है, प्राइमरी वाइंडिंग के थ्रू जो होता है, प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग में विद्युत आवेश उत्पन्न हो जाता है।
ठीक है, ये इतना आपको समझ में ही आ गया होगा, ट्रांसफार्मर इसका आंसर आएगा। अब यहाँ दिया एलईडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले का फुल फॉर्म होता है CFL कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप ये होता है, ठीक है। और ये दहन ईंधन, तो दहन ईंधन ही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपको हो गया होगा क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, जैसे कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्रत्यावर्ती की क्षमता काय में होती है? जो अपना ट्रांसफार्मर होता है, जो अल्टरनेटर होता है, इनकी जो क्षमता काय में होती है, किलो वोल्ट एम्पियर में इसकी क्षमता को दर्शाया जाता है। मतलब कि रेटिंग जो होती है KVA में होती है, किलो वोल्ट एम्पियर में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, KVA आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है निम्न में से कौन सा वायरिंग का सबसे सुरक्षित प्रकार है? ओहो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है ये, कौन सा वायरिंग का सबसे अच्छा प्रकार है और सुरक्षित प्रकार है? तो आप सबको पता है कि सभी लोग आजकल जो स्लैब ढलती है उसमें कौन सी वायरिंग करते हैं, कंड्यूट वायरिंग करते हैं, ठीक है। तो वो कौन सी आ जाएंगे दोस्तों, क्या बोला, कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग, ठीक है। जैसे कि लेड सीटेड मतलब उतनी ठीक नहीं होती जितनी वो होती है, ये होती है CTS इसको बोलते क्रेप ट्राई सेटेड, और एक होती क्लिट। लेकिन इन सबसे मजबूत और टिकाऊ सबसे अच्छी कौन सी वायरिंग होती है, कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग होती है। तो ये आप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे क्या बोल रहे हैं। एक 50 हर्ट्ज 2 ध्रुव इंडक्शन मोटर पर पूर्ण भार पर 5% की स्लिप के साथ संचालित होता है, तो इसकी सिंक्रोनस स्पीड बोल रहा है। तो सबको आपको पता है कि इधर देखना ही नहीं है स्लिप लिप क्या लिखी है, अपने को उन्होंने क्या पूछा है, इसकी सिंक्रोनस स्पीड पूछा है। तो देर लगाना यहाँ पे क्या करना है, NS क्या होता है, सिंक्रोनस स्पीड, ये N और S है, मतलब कि स्पीड ऑफ सिंक्रोनस होता है ना। NS बराबर क्या होता है 120 F अपान के P होता है, तो 120 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 120। चलो इसको एक बार क्लियर करके पूरा बता देता हूँ। क्या लिखना आप, NS बराबर 120 मतलब कि 120, F मतलब कि फ्रिक्वेंसी अपन के P, तो 120 कर देना इधर में। फ्रीक्वेंसी कितनी दी है यहाँ पे देख, 50 दी हुई, देख पा रहे होगे आप। पोल कितने दिए, 2 ध्रुव दिए, 2 से आप ऑन कर देना, तो कितना हो जाएगा, 2 6 12 हो जाएगा, ठीक है। और 6 5 30 हो जाएगा, ठीक है। इसका 1 0, इसका 1 0, इसका 1 0, कितना आ जाएगा इसका 3000 RPM इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों, देख पा रहे होगे आप। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, सभी को पता है, पर सामने में यहाँ माइनस लगेगा, ठीक है। आगे देखिए, यदि परिपथ में धारा 1.6 एम्पियर हो तो 1 सेकंड में परिपथ में इलेक्ट्रॉन प्रवाह की संख्या कितनी होगी? तो दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। स्टार्टिंग क्या हुआ है, तो आप सबको पता है Q बराबर क्या होता है साथियों, IT होता है, IT, क्योंकि I बराबर Q अपान Q, क्योंकि जो I होता है Q अपान के T होता है ना। तो Q बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे IT हो जाएगा। तो I इसमें कितना दिया हुआ 1.6 दिया हुआ है ना, इंटू के क्या दिया हुआ 1 सेकंड दिया हुआ, 1 सेकंड इसका जब मल्टीपल करेंगे तो 1.6 से ही आएगा, है ना। Q बराबर क्या था, IT था ना, तो Q बराबर कितना आ जाएगा 1.6 से 1.6, है ना। तो आप सबको और पता होगा कि Q का और एक फार्मूला होता है, Q बराबर क्या होता है NE होता है। N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ये इलेक्ट्रॉन पे, एक इलेक्ट्रॉन पे कितनी मात्रा होती है, वो है E, है ना, ठीक है। तो देखते हैं, देखिए Q बराबर क्या होता है NE होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो देखिए हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कि या क्या निकालना है, N निकालना है। तो N बराबर क्या हो जाएगा फिर यहाँ पे Q अपान के कितना हो जाएगा E, ठीक है, इतना पता है आपको, ये हो जाएगा। तो आप सबको पता है कि अभी Q का मान कितना था मेरा 1.6 अपान E जो होता है इलेक्ट्रॉन, है ना। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, माइनस होता है, लेकिन यहाँ माइनस नहीं लेंगे। 1.6 इंटू के 10⁻⁻19 कूलम होता है ना। तो 1.6 से 1.6 से कट जाएगा, है ना। तो ये अपना आंसर आएगा। अपना आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों 1/10⁻⁻19 की घात, ठीक है। अब ऐसा कुछ आंसर लग रहा हो, दिख रहा हो तो लगा दो, लेकिन उन्होंने क्या किया है, जब आप 1/10⁻⁻19 घात लिख सकते हैं तो क्या इसको आप ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, 10/19 की घात, जब ये ऊपर चल जाएगा तो 10/19 की घात इसका यह आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू वायरिंग में फ्यूज़ को संयोजित किया जाता है, किस में संयोजित किया जाता है। जो फ्यूज़ होता है वो क्या होता है, फेज तार के श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है हमेशा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आगे क्या बोल रहा है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। तो
देखेंगे साथियों, दिए गए परिपथ में अमीटर में पाठ्यांक कितना होगा। तो बताइए साथियों, जब भी इस टाइप का आपको क्वेश्चन नजर आए तो आप क्या करना, सबसे पहले कोने को पकड़ लेना। तो ये देख पा रहे हो ये कोना, ये दोनों क्या है 10 और 10 क्या है सीरीज में, जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, और 20 जब जुड़े के क्या हो जाएगा इसके 20 के समांतर में आ जाएगा। तो ये दोनों का जब मान निकालेंगे तो कितना आएगा 10 आएगा, क्योंकि जब समान प्रतिरोध के मान समांतर में जुड़े हो तो उनका प्रतिरोध कितना हो जाता है, आधा हो जाता है। तो ये 10 और 10 फिर ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 20 फिर इसके समांतर में आ जाएगा तो 20 और 20 का फिर 10 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर ये एक 10 का मान का रह जाएगा और ये भी 10 और 10 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है। 20 क्या है इसका अपना RT आ गया, RT मतलब कि 20 ओम आ गया, ठीक है। हमको क्या निकालना है, अमीटर में पाठ्यांक। तो अमीटर मतलब क्या होता है, एम्पियर मीटर, आई क्या होता है V/R होता है। तो V यहाँ कितना दिया हुआ है, जैसे कि आप देख पा रहे हो 200 वोल्ट दिया हुआ है, तो 200 बटे कितना आ जाएगा, R कितना निकला अपना 20 निकला, 20 ये 0 से 0 कट जाएगा, 2 दाहे कितना हो जाएगा दोस्तों 20 होता है ना, तो 2 का 2 10। तो ये क्या कितना एम्पियर को पाठ्यांक को नापेगा, जो अपना अमीटर होगा कितना नापेगा 10 एम्पियर की करंट को नापेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, एक चालकी SCR में फॉरवर्ड ब्लॉकिंग की अवस्था में कैसा लगाया जा सकता है। तो इसको बोलते हैं एनोड धारा को होल्डिंग धारा से कम करके लगाया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्या हो रहा है, निम्न में से किस सिंगल फेस मोटर के लिए परिचालन शक्ति पावर फैक्टर उच्च होगा। मतलब वह कौन सी मोटर है जिसका जो पावर फैक्टर है वह उच्च होगा। तो आप सबको पता है कि जो अपनी कैपेसिटर स्टार कैपेसिटर मोटर होती है उसका जो पावर फैक्टर होता है, यहाँ जो कंडीशन दी है उसके हिसाब से उसका पावर फैक्टर क्या होगा उच्च होगा। तो कैपेसिटर स्टार कैपेसिटर और मोटर ही इसका आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, एक निश्चित केबल में यदि सापेक्ष विद्युतशीलता 2 वाले विद्युत रोधन इंसुलेशन के स्थान पर सापेक्ष विद्युतशीलता 4 वाले दूसरे विद्युत रोधन द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है तो केबल की धारिता क्या होगी। तो दोस्तों उस कंडीशन में क्या होता है, वह उसकी दोगुनी हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है अपना, विद्युत रोधी पदार्थों में निम्न में से कौन सा गुण नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों वो कौन सा गुण नहीं होना चाहिए, उच्च जल अवशोषण का गुण नहीं होना चाहिए। जो अपना इंसुलेटर होता है वो क्या होता है, जल को अवशोषित नहीं करना चाहिए, तो उसमें तो करंट फ्लो हो जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर दिया है कि उच्च जल अवशोषण वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो साथियों मैंने देखिए अभी आपको ये इसमें 30 क्वेश्चन दिखाया हुआ है ना। अब नेक्स्ट पार्ट में मैं क्या करूँगा, फिर से इसके जो अपने बाकी क्वेश्चन है उसको मैं रिपीट करवा दूंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएंगी साथियों। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तो ठीक है साथियों, दोस्तों को भी शेयर करें और नए हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों धन्यवाद।